हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग इस चैप्टर का थर्ड वीडियो लेके आए, कैलोरीमेट्री। हमने पहले दो वीडियोस में टेम्परेचर स्केल्स और उसके कन्वर्जन्स, उनके इफेक्ट्स वगैरह देखे थे हम लोगों ने, है ना। टेम्परेचर स्केल्स कैसे बनती है, मर्क्यूरी स्केल कैसे बनती है ना, कांस्टेंट प्रेशर यूज़ करके कैसे करते हैं, या एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में कैसे शिफ्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग में वीडियोस में देखी है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हीट एक्सचेंज के बारे में। कैलोरीमेट्री इज द स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो ये टेम्परेचर चेंज होने से कितना हीट देना पड़ेगा टेम्परेचर राइज कराने के लिए, या कितना रिमूव करना पड़ेगा टेम्परेचर ड्रॉप लाने के लिए, इस स्टडीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री में। कैलोरीमेट्री में इसको पढ़ेंगे हम लोग। सो कैलोरीमेट्री इज अ स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज वेयर सम हीट इज एडेड और रिमूव्ड which may cause the temperature change or even a phase change। तो टेम्परेचर चेंज जो है कितना होगा और कैसे होगा, हर मटेरियल के लिए क्या सेम एनर्जी लगेगी, वो सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं। तो कैलोरीमेट्री डील्स विद एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर हम लोग क्या, अगर मैं इस आयरन का रॉड है अगर मेरे पास, उसको मैं 10 डिग्री टेम्परेचर से लाना चाहता हूँ, और एक वुडन रॉड है सेम साइज़ का, सेम डायमेंशंस का वुडन रॉड है, तो दोनों को मैं हीट करूं और सेम टेम्परेचर राइज लाना चाहता हूं, तो क्या दोनों में सेम एनर्जी लगेगी? सोचिए आप, नहीं ना। लॉजिकल बात है, आयरन जल्दी गर्म हो जाएगा। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर आयरन फॉर सेम टेम्परेचर राइज इज स्मॉल, बट एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर वुड फॉर सेम टेम्परेचर राइज इज लार्ज। सो ये इफेक्ट, एनर्जी कितना चाहिए, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दिस मटेरियल प्रॉपर्टी is defined as specific heat। specific heat जो है is the energy requirement of a material to bring a unit temperature change per unit mass। इसको हम लोग बोलेंगे specific heat। तो जिन चीज़ों का specific heat छोटा होता है उनको energy requirement कम होती है per unit mass per unit temperature change, और जिनका specific heat ज़्यादा होता है उनको energy requirement ज़्यादा होती है per unit temperature change per unit mass। तो हमारा पहला डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट इज द हीट एनर्जी सप्लाइड टू ब्रिंग यूनिट टेम्परेचर चेंज पर यूनिट मास। एक यूनिट मास में एक यूनिट टेम्परेचर चेंज लाने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हर मटेरियल का अपना अपना स्पेसिफिक हीट होगा, जिसका कम होगा वो जनरली प्रिफर्ड होगा टू गिव क्विक टेम्परेचर चेंज, और जिसका ज़्यादा होगा उसको प्रेफर करेंगे टेम्परेचर लॉस होने से बचाने के लिए, है ना। जैसे मर्क्यूरी हम लोग यूज़ करते थर्मोमीटर में, वाई इट वॉज यूज बिकॉज इट हैड ए लेस स्पेसिफिक हीट। इसको टच करने से वो गर्म जल्दी हो जाता है, तो इजीली एक्सपैंड हो पा रहा है। तो स्पेसिफिक हीट कम होना उसकी एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी थी, इसलिए उसको थर्मोमीटर में यूज़ करते थे। वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो उसको प्रेफर नहीं करते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे जिसका स्पेसिफिक हीट कम है उसको यूज़ करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। तो स्पेसिफिक हीट C से डिनोट करते हैं, और कुछ बुक्स में S से भी डिनोट करते हैं। इसको डिफाइन किया गया हीट एनर्जी को Q से डिनोट किया जाता है। Q हीट द एनर्जी इधर जूल्स में मेजर करेंगे और कैलोरीज में। तो Q डिवाइड बाई मास इंटू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, डिग्री केल्विन में भी हो सकता है, बिकॉज चेंज जो आता है वो सेल्सियस और केल्विन में सेम आता है। तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगा जूल पर kg डिग्री सेल्सियस और कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या ग्राम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो सकता है। कभी कभी नीचे केल्विन लिख ले तो डरना नहीं है, बिकॉज टेम्परेचर चेंज जो आने वाला है वो सेल्सियस में और केल्विन में सेम आएगा, फ़ारेनहीट में अलग आएगा, उनका स्लोप अलग है, बट सेल्सियस और केल्विन हीट का स्लोप सेम है, बिकॉज वो 100 डिविजन्स का स्केल है ना। तो यहाँ पर इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर kg केल्विन। स्पेसिफिक हीट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल हैज़ ए डिफरेंट स्पेसिफिक हीट। जिसका स्पेसिफिक हीट कम होगा वो कम एनर्जी लेके जल्दी टेम्परेचर राइज लेगा, या कम एनर्जी लॉस से ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप भी देगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हायर स्पेसिफिक हीट इम्प्लाइज it requires more energy to give a temperature rise, and lower specific heat implies it requires less energy to give a temperature rise, desired temperature rise. Okay, so I hope it's clear. कैलोरीमेट्री में ये बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया.
तो इसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है। हमको वाटर का प्रिफर करते याद रखना, और स्टीम का और आइस का। स्टीम का स्पेसिफिक हीट, आइस का स्पेसिफिक हीट, और वाटर का प्रिफर करेंगे। बाकी चीज़ को आपको याद रखना नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन डेटा में होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2 किलो जूल पर kg केल्विन और किलो जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। 4.2 किलो जूल पर kg डिग्री सेल्सियस और केल्विन। इसको मैं 4200 भी लिख सकता हूँ, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और मैं 4.2 जूल पर ग्राम भी जूल पर ग्राम भी लिख सकता हूँ। देखो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ, किलो को 1000 लिख दूँ तो 4.2 ग्राम भी हो जाएगा। 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। ओके, ये सारे इसके यूनिट्स है, ये एसआई यूनिट्स है। इसके एक और यूनिट होता है हीट। एक्चुअली वॉज कंसिडर्ड बाय डिफरेंट एंटिटी इनिशियली, बट बाद में पता चला हीट और वर्क इंटरचेंजेबल फॉर्मेट्स है, तो हीट और एनर्जी में कुछ रिलेशन लाया गया। तो 1 कैलोरी इज सपोज टू बी 4.18 एग्जैक्ट होता है, 4.187 टू बी प्रिसाइज, बट 4.2 हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। 4.2 कैलोरीज 1 कैलोरीज 4.2 जूल्स। तो यहाँ पर इसके दूसरे यूनिट्स कैलोरीज में लिखूँ तो इसको हम इसको लिख सकते हैं, कैलोरीज में भी लिख सकते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आपको टेम्परेचर चेंज लाना है 1 डिग्री का तो और 1 ग्राम में, तो 1 कैलोरी का एनर्जी लगेगा, 1 कैलोरी का एनर्जी लगेगा। 1 कैलोरी इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है? 1 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, ऐसे ही आपको स्टीम और आइस का याद रखना है। स्टीम का एंड आइस दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, 1.47 1.5 है, बट हम लोग अप्रॉक्सीमेटली दोनों को 0.5 कैलोरीज मानेंगे। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज अप्रॉक्सीमेटली स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज अप्रॉक्सीमेटली स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 कैलोरीज पर ग्राम, 0.5 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरीज में यूज़ करने में फ़ायदा क्या है कि नंबर्स छोटे रहेंगे, 1.5 ऐसे रहेंगे तो कैलकुलेशन में इजी होगा, है ना। वाटर का 1 है, इसका 0.5 है, इसका 0.5 है। स्टीम और आइस का 0.5 लेंगे हम लोग। इसको जूल्स में लिखना होता 2.1 हो जाएगा, 2.1 जूल पर ग्राम सेल्सियस, 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। मतलब वाटर का आइस का -20 से लेके -10 तक टेम्परेचर बढ़ाना हो तो आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू मास ऑफ आइस इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो आपको हीट एनर्जी मिलेगी। तो स्पेसिफिक हीट कितना है? 0.5। ऐसे ही स्टीम का 120 से 130 बढ़ाना हो, 10 डिग्रीज बढ़ाना हो, तो टेम्परेचर 10 डिग्री से स्पेसिफिक हीट 0.5 है इंटू मास ऑफ स्टीम जो भी दिया होगा, मास ऑफ स्टीम 200 ग्राम स्टीम, 100 ग्राम स्टीम जो भी है। तो वहाँ पर यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो याद रखना है, इन सबको हम लोग सेंसिबल हीट बोलते हैं, बिकॉज वी कैन सेंस इट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट। तो मोलार का मतलब मोल्स में लिखना चाहिए। तो पहले तो आपका फॉर्मूला आपका अभी आ गया, Q = mc डेल्टा टी, वेयर m इज़ द मास, m इज़ द मास। तो हमने इसको कैपिटल M दैट इज मोलार मास से मल्टीप्लाई कर देते और स्मॉल m से डिवाइड कर देते, कैपिटल M से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। दैट इज कैपिटल M इज द मोलार मास, स्मॉल m इज द मास, एक्चुअल मास। तो स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, इसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, n को लिखा जाता है स्मॉल m बाय कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको मैं रिप्लेस करूँ स्मॉल m और ये कैपिटल M को रिप्लेस करूँ n से, तो कैपिटल M इंटू सी आ जाएगा इंटू डेल्टा टी। दिस कैपिटल M इंटू सी, दिस कैपिटल M इंटू सी को ही मोलार स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। इसको ही मोलार स्पेसिफिक हीट बोला जाता है, मोलार स्पेसिफिक हीट। मोलार स्पेसिफिक हीट क्या है? इन टर्म्स ऑफ मोल है बेसिकली। वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मास था तो स्पेसिफिक हीट बोल दिया था। यहाँ पर मोलार स्पेसिफिक हीट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल्स। 1 मोल के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज लाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है
उसको हम लोग मोलार स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो ऐसे लिख सकते हो m इंटू सी इज इक्वल टू क्यू बाई एन डेल्टा टी। ओके, तो मोलार स्पेसिफिक हीट इज द एनर्जी सप्लाइड टू राइज द टेम्परेचर यूनिट टेम्परेचर चेंज ऑफ ए यूनिट मोल और 1 मोल। 1 मोल में 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज लाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट। आई होप इट इज क्लियर, मोलार स्पेसिफिक हीट। देन हीट कैपेसिटीज। हीट कैपेसिटी क्या होती है वो पढ़ रहे हैं। हीट कैपेसिटी का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट टेम्परेचर चेंज। एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट टेम्परेचर चेंज इज द, अब मास को मल्टीप्लाई करते हैं स्पेसिफिक हीट से। हमारा फॉर्मूला आया था आपका Q इज इक्वल टू स्मॉल m C डेल्टा टी। तो स्मॉल m इंटू सी को ही हीट कैपेसिटी बोला गया। मतलब अगर मेरे को वाटर का 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज लाना है, कितना भी मास हो, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट ले लिया, तो हीट एनर्जी सप्लाइड डिवाइड बाई टेम्परेचर चेंज, रिक्वायर्ड टेम्परेचर चेंज, इसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हो। हीट कैपेसिटी इज बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट टेम्परेचर चेंज, टू ब्रिंग ए यूनिट टेम्परेचर चेंज फॉर द टोटल मास। ओके, तो यहाँ पर Q बाई डेल्टा टी, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और कैलोरी पर केल्विन भी हो सकता है। ओके, तो हीट कैपेसिटी इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट इज हीट एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर चेंज। ओके, देन हम लोग अगला हीट टाइप का पढ़ रहे हैं, हीट इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। सो व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों वाटर इक्विवेलेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? अच्छा, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? सोचो, आप कोई चीज़ को गर्म कर रहे हो, क्या पानी को गर्म करने के लिए आप पानी को ऐसे हीट पे डाल दोगे तो आग बुझ जाएगी, है ना? तो ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। तो कोई चीज़ को, लिक्विड्स को गर्म करने के लिए आप क्या करते हो? कंटेनर में लेते हो। स्पेशली वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर को कंटेनर में जब ले रहे हो आप, तो वाटर को हीट मिलने से पहले, हीट पहले तो कंटेनर पे जाएगी, तो कुछ एनर्जी कंटेनर भी खाएगा। तो कंटेनर को कितने वाटर के बराबर मान लूँ तो मेरे को पता चले कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। कंटेनर को ध्यान से सुनिए, कंटेनर को कितने वाटर के बराबर मान लूँ, वाटर की क्वांटिटी के बराबर मान लूँ, सो दैट मेरे को टोटल हीट सप्लाइड रिक्वायरमेंट पता चले। अगर मैंने बोल दिया 100 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज लाना है वाटर में, 1 kg का वाटर लिया मैंने, तो मैंने जो MC डेल्टा से वाटर का फॉर्मूला कैलकुलेट किया तो मेरे को कुछ एनर्जी आई। वो एनर्जी मैंने वाटर को सप्लाई की कंटेनर में रख के, लेकिन उस एनर्जी से 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज नहीं आया, शायद 9 डिग्री आया या 8 डिग्री आया। तो 2 डिग्री क्यों नहीं आया एक्स्ट्रा चेंज? क्योंकि कुछ एनर्जी आपका कंटेनर खा गया। तो आपको रियल में वो 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज लाने के लिए एनर्जी कितनी सप्लाई करनी पड़ती? वो कंटेनर को भी देने के बाद इसको उतनी मिलनी चाहिए। तो कंटेनर को एक वाटर के बराबर मान लेते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो, मास ऑफ कंटेनर, कंटेनर को C से लिख रहा हूँ, ओके, कंटेनर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इंटू टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू मास इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। इसको MW, मतलब आप जो 1 kg वाटर ले रहे हो वो बात नहीं, उसके अलावा इस कंटेनर को कितना वाटर के बराबर मानना है, वो वाटर, इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो दोनों में सेम टेम्परेचर चेंज लाएंगे हम लोग, है ना? तो डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाएगा। तो मास इक्विवेलेंट ऑफ वाटर इज नथिंग बट मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब अगर स्पेसिफिक हीट्स को आप कैलोरीज में ले रहे हो तो नीचे डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, ये एडवांटेज है। तो डायरेक्टली मास ऑफ कंटेनर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इन कैलोरीज, इन कैलोरीज इज द वाटर इक्विवेलेंट, इज द वाटर इक्विवेलेंट। तो अगर मैं बोलूँ 1 kg वाटर लिया और कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 200 ग्राम, तो आपको जो हीट सप्लाई करनी है वो 1200 ग्राम के बराबर, क्योंकि 1 kg का 1000 ग्राम्स और 200 ग्राम्स वाट कंटेनर का मास नहीं है। कंटेनर शायद 500 ग्राम का हो सकता है ना? बट कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट जो आया वो 200 ग्राम के बराबर आया। तो आपको एनर्जी जो सप्लाई करनी है वो 1200 ग्राम वाटर को हीट करने के लिए सप्लाई करनी है। इधर क्वेश्चन में डायरेक्टली कंटेनर का स्पेसिफिक हीट दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली मास ऑफ कंटेनर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी प्लस मास ऑफ वाटर जो एक्चुअल में लिया है हमने इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी इक्वल हीट सप्लाइड लिख दोगे। बट कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो डायरेक्टली उस वाटर के मास को, आपको जो वाटर दिया है प्लस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट का मास ऐड करके इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर करके डेल्टा टी लाना है, तो आपको उतना हीट सप्लाई करना है। आई होप इट इज़ क्लियर।
वाटर इक्विवेलेंट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, वाटर इक्विवेलेंट वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली यूज़ करेंगे, है ना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेंसिबल और लेटेंट हीट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग। सेंसिबल हीट, अभी जो फॉर्मूलास लिखे एक्चुअली सेंसिबल हीट्स के, सेंसिबल मतलब सेंस करने वाला, हम जिसको सेंस कर सकते हैं। अगर आप पानी में ठंडे पानी में हाथ रखा है और उसको गर्म करना चालू किया तो आपको डेफिनेटली टेम्परेचर चेंज फील होगा। जिसको सेंस कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, हम लोग इजी फील कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो ये वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है, तो ये वाइब्रेशंस बढ़ने के कारण ये दूर जा रहे हैं, लेकिन ये दूरी बढ़ नहीं रही है, वो सिर्फ ऑसिलेशन बढ़ रहा है। कैनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। एक्चुअली टेम्परेचर इज द कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो कैनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ये आपको फील होगी, ऑसिलेशंस बढ़ रहे हैं तो आपको फील होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट इज बेसिकली विच कैन बी फेल्ट, ओके। तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, ये सेंसिबल हीट का फॉर्मूला है। जब भी टेम्परेचर चेंज आता है हम लोग सेंसिबल हीट की बात होती है। टेम्परेचर चेंज आ रहा है, बढ़ रहा हो तो ऑब्वियसली वाइब्रेशन फास्ट हो रहा है, और टेम्परेचर घट रहा हो तो वाइब्रेशन स्लो हो रहा है, ओके। वाइब्रेशन का पहले स्पीड ज़्यादा था, टेम्परेचर घटा तो स्पीड कम हो गया, वाइब्रेशन का स्पीड कम हो गया, ये मतलब होता है। सेंसिबल हीट टेल्स यू विच कैन बी सेंस, विच कैन बी फेल्ट, ओके। सो टेम्परेचर चेंज होगा, सेंसिबल हीट में क्या याद रखना है, इट विल बी ए ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, इट विल बी ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अब दूसरा हीट हम लोग पढ़ने वाले लेटेंट हीट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेटेंट हीट। सो व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट? लेटेंट का मतलब होता है हिडन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। तो ये हिडन, ये एनर्जी जो है आपको दिखेगी नहीं, लेकिन ये एनर्जी आपके फेस को चेंज करेगी। ये एनर्जी किसको मिल रही है? अभी तक जो एनर्जी मिल रही थी वो मॉलिक्यूल्स को मिल रही थी, तो मॉलिक्यूल्स कूदना चालू कर दिए, आगे पीछे होने लगे, ज़्यादा ऑसिलेट करने लगे। बट अब एनर्जी जो मिल रही है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर आता है फॉर ए गिवन प्रेशर, उस पॉइंट पे वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को नहीं मिल रही, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है उनको मिल रही है। तो बॉन्ड को दूरी बढ़ाने में या बॉन्ड की दूरी घटाने में, अगर एनर्जी दे रहे हो तो बॉन्ड की दूरी बढ़ेगी, और एनर्जी ले रहे हो तो बॉन्ड की दूरी घटेगी। तो दूरी बढ़ने या घटने से फेस चेंज होता है। जैसे लिक्विड्स में हीट सप्लाई किया आपने और एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे, जैसे वाटर को 100 डिग्री पे सप्लाई किया, तो वाटर 100 डिग्री से पहले नज़दीक था, अब वो दूर होने लगा तो गैस बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टीम। तो 100 डिग्री पे वाटर भी एग्जिस्ट कर सकता है और स्टीम भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो फेस चेंज जब हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बट ये एनर्जी आप सप्लाई कर तो रहे हो, तो किसको कर रहे हो? मॉलिक्यूल्स को नहीं कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड की दूरी को बढ़ाने में एनर्जी जा रही है। ऐसे ही स्टीम के 100 डिग्री से हम लोग हीट रिमूव कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स की दूरी घटेगी, मॉलिक्यूल्स की दूरी घटेगी और ये स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस नहीं होते लेटेंट हीट में, ओनली फेस चेंज होता है, ओनली फेस चेंज होता है। सो इस एनर्जी में हम लोग सेंस नहीं कर सकते बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम फील कर सकते थे, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है इसलिए इसको सेंस नहीं कर सकते, इसलिए बोला कि छुपा हुआ एनर्जी है, हिडन हीट है ना, हिडन। ग्रीक में लेटेंट को हिडन बोलते हैं, तो ये हिडन एनर्जी है। हिडन एनर्जी इज कैनॉट बी सेंस, ओके, बट इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू फेस चेंज, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू फेस चेंज। तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा m into L, where L is the latent heat, L is the latent heat of vaporization और फ्यूजन। फ्यूजन क्यों? वाटर को आइस में कन्वर्ट करना हो तो उसका फेस चेंज हो रहा है, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। और अगर वाटर को आइस को वाटर में कन्वर्ट करना तो भी लेटेंट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। सिमिलरली स्टीम और वाटर में एक्सचेंज हो रहा हो तो इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। तो वहाँ पर जो एनर्जी लग रही है पर यूनिट मास, उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ। उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू m इंटू एल, Q इक्वल टू m इंटू एल। एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू m इंटू एल, वेयर L इज कॉल्ड लेटेंट हीट, L इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब आप सोचो इसका यूनिट क्या होगा। हमने डायमेंशंस पढ़ा हुआ है, Q का जूल है, पर मास जूल पर केजी, जूल पर किलोग्राम और जूल पर ग्राम होता है। इसका फॉर्मूला होता है, यूनिट होता है जूल पर केजी और जूल पर ग्राम, ओके। तो इसकी वैल्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वाटर की वैल्यूज याद रखनी है, स्टीम टू वाटर और वाटर टू आइस का फेस चेंज में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू चेंज द फेज, वो हम लोग एनर्जी पर यूनिट मास को हम लोग वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं, तो उन वैल्यूज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लेटेंट हीट जो रिक्वायर्ड है, पहले हम लोग बात कर रहे हैं आइस से
स्टीम, सो आइस से वाटर या वाटर से आइस, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट मास, वाटर को सप्लाई, आइस को सप्लाई किया तो वाटर में कन्वर्ट होगा, और वाटर से रिमूव किया तो आइस में कन्वर्ट होगा। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और वाटर, ओके, ये लिखा जाता है 80 कैलोरीज पर ग्राम। 80 कैलोरीज पर ग्राम, ये वैल्यू याद रखनी बच्चों, 80 कैलोरीज पर ग्राम, और वी कैन राइट एस, इसको 4.2 से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, अराउंड 332 आएगा, ओके, 336 किलो जूल पर केजी लिख सकते हो, ओके, या जूल पर ग्राम लिख सकते हो। 336 4.2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4.2 से 1 कैलोरी 4.2 होता है ना, तो आप इससे 4.2 से मल्टीप्लाई करके किलो जूल पर केजी में लिख सकते हो, ओके। ऐसे ही वाटर से स्टीम में, वाटर से स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला जाता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है, इट्स एनर्जी सप्लाइड टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू चेंज इट्स फेज फ्रॉम वाटर टू गैसियस स्टेट, दैट इज स्टीम, और एनर्जी रिमूव्ड फ्रॉम स्टीम फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस एक क्रिटिकल टेम्परेचर है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेन प्रेशर भी रोल प्ले करता है, वो आगे वाले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे, है ना। 1 ATM पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जो हमको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 1 ATM पे 0 डिग्री सेल्सियस है, ओके। सो लेट्स सी, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज गिवन एज 540 कैलोरीज पर ग्राम। तो आपने देखा कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी रेदर देन आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में। इसमें 80 लग रही है, इसमें 540 लग रही है ना, ऑलमोस्ट 6-7 टाइम्स ज़्यादा है ना, 6 पॉइंट सम टाइम्स ज़्यादा है। और इसको लिख सकते हो 2260 अप्रॉक्सीमेटली किलो जूल पर किलोग्राम, 2260 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। इसको 4.5 से 4.2 से मल्टीप्लाई करिए तो अप्रॉक्सीमेटली उसका आंसर आपको इतना दिखेगा, 2260 अप्रॉक्सीमेट आंसर हो जाएगा। सो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया से फेज चेंज करने के लिए, फेज चेंज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो इनको भी याद रखिए आप, है ना। अब हम लोग कुछ एनर्जी का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हीट एक्सचेंज, तो 2-3 क्वेश्चंस हम लोग फटाफट प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूँ, व्हाट इज द हीट एनर्जी सप्लाइड टू आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आइस को कन्वर्ट कर रहा हूँ -20 से लेके स्टीम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ +120 पे, ओके। यहाँ से यहाँ आपको कन्वर्जन करना है, तो क्या क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ऑब्वियसली आइस लोअर एनर्जी स्टेट पे, उसको 120 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है, तो -20 से 0 टेम्परेचर चेंज लाना पड़ेगा पहले। जब भी टेम्परेचर चेंज लाते हैं आपको याद रखना है सेंसिबल हीट। तो Q सप्लाई टोटल जो हो जाएगा वो M, मास ले लेते हैं इसका 200 ग्राम्स, ओके। तो आप 200 ग्राम्स ले लेते हैं। एनर्जी को आप अभी कैलोरीज में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बाद में कभी कन्वर्ट करना हो तो आप जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 200 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 प्लस टेम्परेचर चेंज -20 से लेके 0 तक लेके जाना है, तो 20 डिग्रीज का टेम्परेचर चेंज है। उसके बाद जब 0 डिग्रीज पर आइस आ गया, उसको और एनर्जी देनी पड़ेगी वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, और वो एनर्जी में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो उसको लेटेंट हीट बोलेंगे। तो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मास कितना है 200 ग्राम्स, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 80 कैलोरीज है, 80 कैलोरीज पर ग्राम, तो 80। उसके बाद जब वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब आप एनर्जी दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, तो 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक बढ़ाना है। तो टेम्परेचर चेंज है 100 और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1। तो आप लिखोगे 200 इंटू 1 इंटू टेम्परेचर चेंज 100, टेम्परेचर चेंज कितना है 100। देन 100 डिग्रीज पे आ गया,
अगेन आपको 100 डिग्रीज ऑफ वाटर से 100 डिग्रीज ऑफ स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको लिख दोगे +200 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। फेस चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, वो एनर्जी हिडन एनर्जी लेटेंट हीट कहलाती है। तो यहाँ पर लेटेंट वेपराइजेशन 540 है, तो 540 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन अब ये आ गया 100 डिग्रीज ऑफ स्टीम में, यहाँ से आपको इसको 120 तक लेके जाना है, तो और 20 डिग्रीज टेम्परेचर चेंज लाना है, और स्टीम का स्पेसिफिक हीट अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ही है, तो 200 इंटू 0.5 इंटू 20। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी आपने कितनी सप्लाई की पता चलेगा। आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। कैलकुलेशन आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, इजी कैलकुलेशन है, सारे इजी नंबर्स है ना, आप इजी मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आइडिया आ गया, ओके। और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग टीचर डिस्कशन लेवल 1 लेवल 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। सो हम एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको बता रहा हूँ, हीट एक्सचेंज बिटवीन 2 लिक्विड्स व्हेन दे आर मिक्स। अगर मैं 2 लिक्विड्स को मिक्स कर दूँ तो क्या फाइनल टेम्परेचर होगा, क्या फाइनल टेम्परेचर होगा, है ना। तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला भी सोच सकते हो, मैं नंबर्स के बिना एक फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूँ। अगर T1 टेम्परेचर पे M1 मास है, एक लिक्विड 1 है, वाटर ही मान लिक्विड 1 मान लेते, M1 C1 T1 उसके इनिशियल कंडीशन है, ओके। लिक्विड 1 और लिक्विड 2 आप जो ले रहे हो उसके M2 C2 T2 इसकी इनिशियल कंडीशन है। लेट T1 ग्रेटर देन T2, लेट T1 भी ग्रेटर देन T2, ओके। तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, तो T1 से T2 की तरफ एनर्जी फ्लो होगी। तो आप यहाँ पर हीट एक्सचेंज कर रहे हो, तो फाइनल टेम्परेचर दोनों मिक्स होने के बाद एक कॉमन टेम्परेचर पे आएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे T फाइनल। T फाइनल इज द कॉमन टेम्परेचर, ये आपको फाइंड करना है, ओके। तो हीट लॉस्ट बाय द लिक्विड 1 मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द लिक्विड 2। देयर इज नो अदर हीट लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, ये क्वेश्चन में दिया है कि हीट लॉस सराउंडिंग को नहीं हो रहा है, ना कंटेनर में जा रहा है। 2 लिक्विड को मिक्स किया, एक ठंडा था एक गर्म था, दोनों ने हीट एक्सचेंज किया, एक कॉमन टेम्परेचर पे आ गए, ये लॉजिक है। तो इसको हीट लॉस्ट बाय द हॉट लिक्विड इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड लिक्विड, ओके। तो आप लिखोगे M1 C1 T1 माइनस T फाइनल, बिकॉज लॉस्ट किया तो इसका टेम्परेचर घटा होगा और दूसरे का बढ़ा होगा, इक्वल टू M2 C2 T2 TF माइनस T2। तो यहाँ पर हमको TF निकालना है, हमारा टारगेट है। तो TF वाले टर्म्स उस तरफ ले आते हैं, M2 C2 T2 TF, यहाँ पर M1 C1 TF उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस M1 C1 TF। मैंने TF वाले टर्म्स को एक तरफ लिया है, सब्जेक्ट बनाना आपको सीखा होगा। तो M1 C1 T1 यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर M2 C2 T2 पॉजिटिव, वो उधर लेके जाओ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 ऐसा लिख सकता हूँ। अब हमको चाहिए TF, तो बाकी सब टर्म्स को उस तरफ, तो TF यहाँ पर कॉमन कर देता हूँ मैं, तो यह हो जाएगा M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 डिवाइड बाई M1 C1 प्लस M2 C2। तो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर का एक जनरलाइज फॉर्मूला हो जाता है। मैं तो फॉर्मूला याद रखने को प्रीफर नहीं करवाता हूँ आपको, आप ट्राई करिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। हीट लॉस्ट बाय वन लिक्विड इक्वल हीट गेन बाय द अदर लिक्विड, ये सिंपल सा लॉजिक आप याद रखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। हीट लॉस्ट बाय द हॉट लिक्विड इक्वल हीट गेन बाय द कोल्ड लिक्विड। प्रॉब्लम होगी जब आपको मैं 3-4 लिक्विड मिक्स करा दूँ, उसको कैसे करें सोचे, लेट्स सी। ये आप नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 लिक्विड को मिक्स करा दूँ, 3-4 भले सेम लिक्विड लिया बट अलग अलग टेम्परेचर के लिक्विड्स को मिक्स करा दिया, तो इनको कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो आप सोचो पहले, हीट लॉस्ट बाय वन लिक्विड इक्वल हीट गेन बाय द लिक्विड, तो नेट हीट ट्रांसफर कितना हुआ, एक ने गेन किया एक ने लॉस किया, तो नेट हीट ट्रांसफर 0 हुआ। ऐसे 3 होंगे तो किसी ने गेन किया होगा, किसी ने 1-2 ने गेन किया होगा, 1-2 ने लॉस किया होगा, टोटल हीट ट्रांसफर तो ऑलवेज 0 होना चाहिए। तो लॉजिक क्या है, समेशन ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर्स इज 0, समेशन ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर्स इज 0। और हीट ट्रांसफर जब लिख रहे हो तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिखा जाता है, अपने आप प्लस माइनस एडजस्ट हो जाता है। बिकॉज देखो पहले में सेकेंड लिक्विड ने टी फाइनल माइनस टी इनिशियल
पॉजिटिव आता, बट फर्स्ट लिक्विड T5 में टी इनिशियल लिखा तो नेगेटिव आता, तो उधर जाके इक्वल टू 0 में पॉजिटिव हो जाता। तो हमने वो डायरेक्टली इक्वेशन लिखा था पहले वाले केस में। इस केस में हम लोग 3 लिक्विड ले रहे, तीनों वाटर्स ले रहे, वाटर ही ले रहे हम लोग। एक का मास 1 है, M1 ले रहे 200 ग्राम, M2 ले रहे 400 ग्राम, M3 ले रहे 600 ग्राम, ओके। और इसका T1 ले रहे हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस, T2 40 डिग्री सेल्सियस और T3 सम 60 डिग्री सेल्सियस। ऐसे मैंने रैंडमली कुछ टेम्परेचर्स और लिक्विड्स ले लिए, मासेस ले लिए, तो इनको मिक्स करा दिया। अब तीनों लिक्विड्स को मिक्स करा दिया, तो टोटल मास हो गया 1200 ग्राम्स का मास हो जाएगा। तो इन सब का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो हम लिखेंगे हीट ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल 0। तो M1 C1 T फाइनल माइनस T1 प्लस M2 C2 T फाइनल माइनस T2 प्लस M3 C3 T फाइनल माइनस T3 इज इक्वल टू 0। सारे तीनों हीट ट्रांसफर का समेशन 0 मान के सॉल्व करेंगे। तो M1 C1 आपको पता है। अब देखो C1 C2 C3 वाटर ही है, तो C1 C2 C3 सेम है ना, सारे स्पेसिफिक हीट्स वाटर के, तो वो रेशियो में मतलब कॉमन करके इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली मास इंटू टेम्परेचर लिखना है, तो मास लिखोगे आप 200 ग्राम इंटू टेम्परेचर फाइनल हमको पता नहीं है, इनिशियल पता है 20, दूसरे में 400 है और टेम्परेचर फाइनल पता नहीं है, इनिशियल है 40, तीसरे में M3 है 600, फाइनल टेम्परेचर पता नहीं है, इनिशियल है 60, इक्वल टू 0। अब डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो इसको, हमको TF अननोन है, बाकी सबको उस तरफ ले आओ। तो 200 से सब में 2 0 तो है, वो उसको कैंसिल कर दो। तो 2 इंटू 20 40, 4 इंटू 40 160, 40 प्लस 160, देखो मैं लिख देता हूँ 2 TF प्लस 4 TF प्लस 6 TF इज इक्वल टू 2 2 जार 40, 40 प्लस 160, 4 इंटू 40 160, 6 इंटू 60 360, ओके। तो यहाँ से T फाइनल आपको आ जाएगा 200 प्लस 360 560 हो गया, ये डिवाइड बाई यहाँ पर 12 आ जाएगा, है ना। तो आप तो इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो, है ना, है ना। ये दोनों जा रहे हैं आपको 4 से जा रहे हैं, 4 से इजीली डिविजिबल है, 4 3 जार 4, 140 जार, ओके। तो आपको अभी भी जा सकता है 140/3 आप आराम से डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो 140 इज नियरेस्ट टू, देखो 142 141 आपका डिविजिबल है, तो 141 आपका आता है 150 आता है 30 टाइम्स 26.67 आंसर आ जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 26.67, सॉरी 46.67 देखो 50 इंटू 3 150 होता है, तो 150 से आपका 141 जो है 3 टाइम्स कम है, मतलब 47 से भी 1.3 कम है ना। तो ये आपका आ जाएगा 46.67। तो फाइनल कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा 46.67। आई होप इट इज़ क्लियर, है ना। सो we'll meet in the next video where we'll see what are the effects of phase change curves। इसका phase change का डायग्राम्स देखेंगे और इनके टेम्परेचर का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम, विथ रेस्पेक्ट टू कांस्टेंट प्रेशर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।